सेकंड ऑल्सो डन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, नाइस। चलो पहले अपन ग्राफ एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर अपन वो रिवीजन शीट भी देख लेंगे, ठीक है। देखो पहले कंटेंट आज कंप्लीट करा देता हूँ ताकि होमवर्क बने कुछ, बिगनर बॉक्स 2 3। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे है Q और इधर है 4Q, यही अरेंजमेंट था ना, Q और -4Q था ना, कि -Q और 4Q था। हाँ यही था, चलो बढ़िया। तो देखो सबसे पहले -Q और 4Q था, ओके, -Q और 4Q, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये है हमारा रीजन फर्स्ट, इधर है रीजन सेकंड, एंड इधर है हमारे पास रीजन थर्ड। ध्यान से देखना, न्यूट्रल पॉइंट कौन से रीजन में होगा, फर्स्ट रीजन में, समझ में आया था। यदि हम रीजन थर्ड की बात करते हैं तो रीजन थर्ड में हम सिंपल कोई पॉइंट अज्यूम करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। कैसे, तो 4Q किधर देगा, अपने से दूर, Q किधर देगा, अपनी तरफ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ ही रहने वाला है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम ग्राफ इसमें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस वाले रीजन में कहीं कोई डाउट नहीं है। अब मैं तुम्हें रीजन सेकंड एक्सप्लेन करूंगा। देखो रीजन सेकंड के किसी भी पॉइंट को अज्यूम करो तो -Q क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, 4Q क्या करेगा, धक्का देगा। तो दोनों ही इस तरफ है, मतलब कि ग्राफ ऐसा ड्रॉ होने वाला है। मेरा सिंपल सा मतलब ये है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो लूप इधर जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन, ये जो है 4Q की तरफ होगा या Q की तरफ होगा या सेंटर में होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली सेंटर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, समझ में आता है। किधर होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे देखना। मैं क्या करता हूं कि इससे मैंने x डिस्टेंस पे इस पॉइंट P को अज्यूम करा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस P पॉइंट पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा। क्या लिखेंगे बताओ, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस K4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब जब हमें दिख रहा है कि इसी इक्वेशन का ग्राफ ये है, टेक्निकली देखा जाए तो, अच्छा मैं कहता हूं कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि DEP डिवाइड बाई DX शुड बी 0, और ये 0 होने पे मतलब जिस पॉइंट पे 0 होगा वो मुझे x पता लग जाएगा। करते हैं सॉल्व, करो डिफरेंशिएट, मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना तुम। KQ -2x अपॉन एक्स की पावर 4, यहाँ पे आएगा K4Q, और इस तरफ आ जाएगा 2L माइनस एक्स -1, और -1 और वो -1 प्लस हो जाएगा, और अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 4। तो इससे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, इससे कैंसिल होकर 3 हो जाएगा, KQ से KQ कैंसिल होगा, और ये समीशन है 0 के बराबर। इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, -2 अपॉन एक्स क्यूब बराबर, ये उधर जाएगा माइनस, तो -4 इंटू 2, और इधर आएगा नीचे L माइनस एक्स पे पावर 3, सही है। तो इससे ये कैंसिल, तो यहां से आएगा L माइनस एक्स पे पावर 3 इक्वल्स टू 4x क्यूब, 1/क्यूब दोनों तरफ लो, तो क्या लिखोगे, L माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 raised to power 1/3 x। यहाँ से यदि मैं x सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा L अपॉन 1 प्लस 4 raised to power 1/3। तो देखो x की रियल वैल्यू है, मतलब ऐसा कुछ तो पॉसिबल होगा। एंड तुम मुझे ये बताओ, जो x मैंने सॉल्व किया है ये L/2 से ज्यादा है या L/2 से कम है, क्या है, देख के बताओ। L/2 से कम, बिल्कुल सही। देखो कैसे समझा, देखो सिंपल, 4 की पावर 1/3, देखो 1 रहता तो उसका 1/3 1 होता, अब ये 1 से ज्यादा है तो ये भी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो 1 से ज्यादा यानी कि नीचे 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब कुछ 0.4 मान लो समझने के लिए, तो L अपॉन 0.4। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि x जो है वो L/2 से क्या है, कम। कुछ आइडिया लगा,
तो x जो l/2 से कम है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना, ये उसकी तरफ झुका रहेगा जिसके पास मैग्नीट्यूड कम है। ये इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तो तुम इसे अब के बाद ऐसा याद रखोगे, जिसका Q कम उसकी तरफ ये झुका होगा। ये लिख भी लेना पॉइंट। ये मैंने तुम्हें रीजन सेकंड का मैथमेटिकल रीजन एक्सप्लेन करा है कि ऐसा ग्राफ क्यों बना। क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू आई है, तो एक वैल्यू मतलब एक ही जगह स्लोप जीरो होगा, है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर ग्राफ चेक करते हैं कि हमने जो रफली ग्राफ ड्रॉ किया वो सही है भी या नहीं। मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट वापस बताइए, कौन सा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने सिंपल क्या करा कि यहाँ पे पी पॉइंट अज्यूम करा और इस पी पॉइंट पे इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैंने ऐड करके लिख दिया सिंपल। ये तो तुम पॉइंट रख के चेक कर सकते हो। जैसे पॉइंट यहाँ पे रखा, ये पॉजिटिव का धक्का देगा, ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। सही है ना। तो अब हमें पता है कि 4Q का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, तो नेट इधर ही होगा, इसलिए अपन ने ऊपर ड्रॉ कर दिया था। ये नोट करो एक बार, फिर मैं रीजन फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। नोट करने के बाद डन का मैसेज करना, फिर मैं इसका तुम्हें फर्स्ट रीजन में एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट स्टेप नहीं आया समझ। 4 की पावर 1/3 को क्या मैं 1.2 लिख सकता हूँ रफली समझने के लिए। तो L/2.2 आया, तो ये कितना होगा वैल्यू, सोच के देखो। सोचो, L/2.2 क्या L/2 से ज्यादा है या कम है। ऐसे नहीं समझ में आता, इसको प्रॉपर सॉल्व कर लो। इधर 10 रखो, इधर 5, इधर 11, तो 0.4 L के आसपास आया, तो खुद देख लो। आगे बढ़े क्या। देखो अब हम रीजन फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं।
तो मैं ध्यान हो, रीजन फर्स्ट का ग्राफ कुछ ऐसा था, लगभग अपन समझे तो ऐसा ही था ना, इधर था माइनस क्यू, तो ये अपनी तरफ खींचेगा तो ग्राफ ऊपर से आया होगा ना। एक मिनट, यहाँ पे था माइनस क्यू और इधर था 4Q, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ग्राफ ऊपर से आया हुआ, ऐसा ऐसा था क्या रीजन फर्स्ट का ग्राफ? ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो सही है। अब देखो यहाँ भी मुझे एक लूप मिल रहा है, कायदे से यहाँ भी डिफरेंशिएशन को अपन करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो कुछ ना कुछ x की रियल वैल्यू आएगी। करते हैं सॉल्व। इस P पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, फिर से नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, क्या लिखोगे, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इधर धक्का देगा तो माइनस K4Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। करो डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में इधर से कितना आएगा, KQ माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस K4Q 2L प्लस एक्स डिवाइड बाई L प्लस एक्स का 4। तुम्हें ये डिफरेंशिएशन हो सकता है ना भी समझ में आया, तुम खुद से अपना सॉल्व करना, ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे। मैं सिंपल क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे याद है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अपन इसी फॉर्म में करते हैं और एक्स स्क्वायर का चेन रूल से 2x लिख देते हैं। सिमिलरली 1 अपॉन एल प्लस एक्स का 4 यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसका अपन डिफरेंशिएशन करके लिख देते हैं, और ये माइनस साइन आता है तो ये माइनस इधर लगा दिया और इसका माइनस इसको प्लस बना दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन अब तो आई थिंक आ जाना चाहिए सभी को, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर, KQ से KQ कैंसिल कराएंगे, इधर x से x कैंसिल कराओ, L प्लस एक्स से ये कैंसिल कराओ, क्या लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल कराओ तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन L प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं x सॉल्व करूं तो 4x क्यूब बराबर L प्लस एक्स की पावर 3 अंडर रूट 1 बाई क्यूब लो दोनों तरफ, तो 4 की पावर 1 बाई 3 x इक्वल्स टू L प्लस एक्स, और यहाँ से x कितना आएगा, सिंपल L डिवाइड बाई 4 पे पावर 1 बाई 3 माइनस 1, ये आएगा कि अब मैं तुमसे खुद पूछ रहा हूं कि ये जो x है वो L से ज्यादा है या L से कम है, बताओ दिमाग लगा के। L से ज्यादा है, बिल्कुल सही। अब ये पता कैसे लगा, देखो 4 की पावर 1 बाई 3 है तो इसकी वैल्यू 1 या 2 के बीच में होगी, राइट, क्योंकि 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, राइट। तो 4 है, मतलब 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। मान लो 1.2 मान लिया या फिर 1.5 मान लिया, अपने किसी भी मतलब सिंपल समझने के पर्पज से। तो 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 का इधर गया तो 2 फिर भी बचा ना, सिंपल समझे। तो ये 2L के बराबर है टेक्निकली, रफली अपन समझे तो x L से ज्यादा है, मींस अब तुमने इसका न्यूट्रल पॉइंट सॉल्व किया होगा तो इसका न्यूट्रल पॉइंट शायद L आया था ना, उधर से 1L/3 कितना था एक बार देख के बताओ, L आया था ना, हाँ L आया था, और ये कितना है L से ज्यादा। समझ में आता है कि हाँ देखो ये हमारा 0 पॉइंट मतलब जिसका स्लोप 0 है, और ये जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिला, तो ये भी समझ में आया कि जहाँ इस तरीके के लूप बनेगा वो न्यूट्रल पॉइंट से दूर बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका रफली आइडिया, रफली ग्राफ इसी टाइप का बनेगा। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द पॉइंट वेयर लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा, यदि तुमने अभी नहीं पढ़े होगे पढ़ोगे आगे, ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा टाइप क्वेश्चन फॉर्म करा जा सकता है इससे IIT एडवांस में। तो ग्राफ का फर्स्ट पार्ट यदि अच्छे से समझ में आया हो रीजन फर्स्ट, तो मुझे यस का मैसेज करो। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल हमें सिंपल समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसा क्यों ड्रॉ हुआ, इसका मैथमेटिकल रीजन मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा। अब जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो अब सिंपल माइंड में हमें फिक्स है कि जिधर न्यूट्रल पॉइंट मिलना है उधर अपने को ऐसा बना के वापस भेज देना, भेज देंगे, सिंपल। तुमने नोट कर लिए हो तो यस का मैसेज करो। देखो, जेई एडवांस वाले हमसे एक दो कदम आगे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पॉइंट नीचे आएगा, ये कैसे पता लगा, ये भी सही क्वेश्चन है। देखो, सिंपल समझने वाली बात है कि अब यहाँ पे जब न्यूट्रल पॉइंट को इसने टच करा तो ग्राफ एकदम से ऊपर तो नहीं जाएगा। ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ग्राफ को, अब देखो सिंपल समझना, इधर कट किया है तो कट करने के बाद अब यहाँ पे तुम सिंपल सोचो कि अब इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर है, तो इंफिनिटी पे जीरो और यहाँ पे जीरो, मतलब अब एक ग्राफ कहीं इधर से बेंड होकर इधर जाएगा। और वैसे भी हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली है, तो x की वैल्यू l से ज्यादा है तो l से ज्यादा हमने सिंपल सॉल्व करा। और तुम इसको ना डायरेक्शन के बेसिस पे देख सकते हो। डायरेक्शन के बेसिस पे कैसे? अब मुझे पता है कि यहाँ इसके इस तरफ के पॉइंट्स पे इस q की वजह से डोमिनेटिंग रहेगा। अब जैसे हम इधर आए तो फिर ये डोमिनेट करने लग जाएगा, और ये किधर दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरफ, तो मतलब नीचे की तरफ, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, जेई में ग्राफ के क्वेश्चन एज सच तो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, हाँ पूछे भी जाते हैं, बट ग्राफ से यदि तुम चीजों को समझते हो, फील करते हो, तो मतलब तुम्हारा इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा किसी भी टफ क्वेश्चन को तुम इजिली टैकल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ें क्या? यहाँ तक हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो हेडिंग लिखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If magnitude and direction of electric field is constant, if magnitude and direction of electric field is constant everywhere, then there is a uniform electric field in the space. Then there is uniform electric field in the space. देखो,
हाँ हाँ, if direction and magnitude, if direction and magnitude both are constant, everywhere, then there is a there is a uniform electric field, then there is a uniform electric field in the space. Heading है uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी होगा तो इस तरीके से दिया जाएगा। अब इसमें हम कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहाँ फोर्स लिखेंगे। फोर्स तुम्हें पता है F इक्वल्स टू क्यू ई। चार्ज यदि पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, पता है तुम्हें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यदि चार्ज पॉजिटिव है तो किधर होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें ध्यान रखना है, ये तुम्हें पहले भी बताया गया है। चार्ज पॉजिटिव तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नेगेटिव तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले नोट करो, हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे बेस्ड। देखना क्वेश्चन। मेनली इस टॉपिक पे काइनेमेटिक्स जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम मास का पार्टिकल है, मास एम और चार्ज क्यू, एंगल थीटा, ठीक है। और हमें थीटा गिवन है 37 डिग्री, यू हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया है, और ये रिलेशन हमें दिया गया कि जो QE है ना वो mg के बराबर है। ये रिलेशन दे दिया गया कि QE जो है वो किसके बराबर है, mg के, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड तीसरा रेंज। करो तो सॉल्व जल्दी से। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज तुम्हें सॉल्व करने को बोला गया है।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नॉर्मल काइनेमेटिक्स सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है। वन पॉइंट टू सेकेंड, 7.2 मीटर एंड 26.4। मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। देखो मैं थोड़ा प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि ux है कितना, तो 20 cos 37। uy है कितना, तो 20 sin 37। cos 37 कितना होगा, 4/5, एंड इस तरफ होगा 3/5, 16 और इधर 12, ठीक है। अब मैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अलोंग वाई एक्सिस देखता हूँ। अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखोगे, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई जीरो, क्यों, क्योंकि से वापस तो ग्राउंड पे ही आना है, ठीक है। तो मैं सिंपल टाइम सॉल्व करूं तो टाइम यहाँ से आ जाएगा -2 u y अपॉन ए वाई, सही है। तो देखो uy है कितना, uy है 12, ay है कितना, तो -10। इसे कैंसिल हुआ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ 2.4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। हम बात करते हैं अब रेंज की, ध्यान से देखना। अलोंग एक्स इक्वेशन लिखोगे, अलोंग एक्स, तो x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स है कितना, ध्यान से देखो 16, टाइम कितना है, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ 2.4। फिर कैलकुलेशन भयंकर आएगा, एक काम करते हैं ना, इसको 10 कर देते हैं, 12 और इसे 5 कर देते हैं, 12/5 लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12/5 का स्क्वायर। तो इधर से तुम x फाइंड कर लोगे। अब तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, तो इतना तो मैं समझ है कि इक्वेशन कौन सा डायरेक्शन में लगाना होगा, अलोंग y। क्या लिखोगे, y बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम क्या रखोगे 1.2 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें टाइम 1.2 सेकेंड रखते हुए सॉल्व कर लो। और यहाँ पे हमने 10x में एक्सेलरेशन क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि mj के बराबर है फोर्स, तो एक्सेलरेशन g के बराबर। इस वजह से हमने अलोंग x में भी एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा है। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ax 0 के बराबर होता है, बट इस प्रोजेक्टाइल में है हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू। देखो ध्यान से, समझ में आता है तो इसका मैसेज करो। यहाँ पे तुम -10 एक बार मैं प्रॉपर लिख दूं, तो y बराबर क्या लिखोगे, यू वाई है हमारे पास 12 इंटू 1.2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1.2 का स्क्वायर। ये है डेटा। यहाँ से आंसर सॉल्व करके बताओगे। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। आसान है सब कुछ, काइनेमेटिक्स जैसा ही है। टाइम एंड एच मैक्स डोंट चेंज बिकॉज, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो जनरली ना मैं इन तीनों के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखता हूँ, बता देता हूँ तुम्हें। 2 u y अपॉन a y, 2 u y अपॉन a y, यहाँ पे माइनस साइन के साथ। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं याद रखता हूँ 2 u y स्क्वायर माइनस साइन के साथ। एंड रेंज के लिए याद रखता हूँ 2 ux uy अपॉन a y माइनस साइन के साथ, सॉरी हाँ।
ए वाई माइनस साइन के साथ, या फिर रेंज को मैं ऐसे भी याद रखता हूँ, देखना रेंज को मैं ऐसे भी याद रखता हूँ, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ बिल्कुल, अलोंग एक्स एक्सेलरेशन जी है, तभी तो अपन ने यहाँ 10 लिखा है ना। तो ऊपर जो हमने लिखा है ना, तुम उसके थ्रू भी चीजों को याद रख सकते हो। ऐसे याद रखने से फायदा क्या होता है कि हम सिर्फ कंपोनेंट्स देखते हैं और सीधा पुट करके आंसर निकालते चले जाते हैं। तो जो कन्वेंशनल फॉर्मूला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई जी, h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो इससे बेस्ट है कि तुम ये लर्न करो। और माइनस ए वाई यहाँ पे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड माइनस जी लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यदि तुम चाहो तो माइनस ये माइंड में रखना चाहते हो तो तुम यहाँ से माइनस हटा सकते हो। बहुत ही बढ़िया, क्या बात, गुड। टाइम 1.2 कैसे, देखो क्योंकि हमें सेकेंड में मैक्सिमम हाइट सॉल्व करना है। सोचो ये प्रोजेक्टाइल 2.4 सेकंड लेता है कंप्लीट जर्नी में, तो हाफ तक के लिए टाइम कितना होगा, 2.4 का हाफ ना, तो 2.4 का हाफ मतलब 1.2। ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया हो, यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखना, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। इसके मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख रहा हूँ। मास m और चार्ज q है। पहले केस में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लिया हुआ है, मास m और चार्ज q। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ लिया हुआ है, एंड तीसरे केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो मैं इन तीनों ही केसेस के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम्हें? इन तीनों केसेस के लिए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए। ये है मेरा फर्स्ट, सेकंड, इधर है थर्ड। तुम्हें याद हो तो हमें एसएचएम में पढ़ाया गया था, याद करो, मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताए गए थे। क्या क्या केसेस था, तो हम जब सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में रख देते हैं और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटिंग है, डी एक्सेलरेटिंग है, फिर किसी अपन ने ट्रक में रख के हॉरिजॉन्टली अपन ने मूव करा दिया था किसी एक्सेलरेशन से, कुछ याद आ रहा है? सेम वही सिचुएशन है यहाँ भी। जी फैक्टिव लेते थे, बिल्कुल सही, यहाँ भी हम जी फैक्टिव लेके ही सॉल्व करेंगे। लगाओ दिमाग, कनेक्ट करने की कोशिश करो। नहीं, QE बराबर mg नहीं गिवन है इसमें, इसमें तुम्हें QE ये सब के टर्म्स में ही आंसर बताना है। देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हम क्या करते थे कि मीन पोजीशन पे एफबीडी ड्रॉ करते थे। तो ऊपर क्या लगेगा टेंशन, पहले केस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, नीचे क्या लगेगा mg, और एक और दूसरा फोर्स लगेगा QE नीचे की तरफ, राइट। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि टेंशन बताओ, तो तुम्हारा आंसर होगा mg प्लस QE, यही होगा आंसर। अच्छा, इसी टेंशन को यदि मैं mg इफेक्टिव से मैं रिप्लेस करूं, तो क्या लिख सकता हूँ, mg प्लस QE। तो मैं यहाँ जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी इफेक्टिव सिंपल आएगा,
G प्लस क्यू ई बाय एम, यही आएगा G प्लस क्यू ई बाय एम। तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, मतलब G प्लस क्यू ई बाय एम। तो ये है मेरे पास पहले केस के लिए आंसर। दिखा क्या सभी को? समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। जिस डायरेक्शन में ई है ये तो फिर से देखो, सिंपल तो हमें ये बताया गया था ना कि चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने फोर्स को डाउनवर्ड्स लगा दिया। अब जैसे इस केस में मैं फोर्स को ऊपर लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा देखो, इस केस के लिए हम सॉल्व करेंगे तो टेंशन ऊपर लगेगा, नीचे mg, और एक और QE का फोर्स ऊपर लगेगा। यदि मैं डायरेक्ट इसमें G इफेक्टिव लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ G माइनस क्यू ई बाई एल। बोलो, लिख सकते हैं क्या जी इफेक्टिव? यस का मैसेज करो, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं। सही है। अब तो टाइम पीरियड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड केस को मैसेज करो, फिर मैं थर्ड एक्सप्लेन करूंगा। देखो अब, चलो अब मैं थर्ड केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो केस थर्ड में यदि मैं तुम्हें नेट टेंशन, जैसे अब इस तरीके से होगा इसका इक्विलिब्रियम सिचुएशन, नीचे क्या लग रहा है mg और QE कुछ ऐसा लगेगा। यदि मैं तुमसे टेंशन पूछूं तो तुम बोलोगे अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, यही बोलोगे। अब यदि मैं टेंशन को mg इफेक्टिव से रिप्लेस करूं तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, और यहां से सिंपल आ जाएगा जी इफेक्टिव बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस QE बाय एम का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस QE बाय एम का स्क्वायर। देखो एक बार याद करो, हमें ऐसा बताया गया था कि जब कोई कार्ट ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटिंग है तो यहाँ पे ए स्क्वायर का टर्म आया था, याद करो कुछ ही दिन पहले पढ़े होगे, 2-3 मंथ पहले। जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो सेम सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। नोट कर लियो, समझ आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट देखेंगे।
मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं एक और सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इस पे हमें मास m और चार्ज q गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में E गिवन है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ध्यान रखना इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसे कहीं भी ले जाओ, लिफ्ट पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इसमें इसके टाइम पीरियड में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मास भी कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसे तुम या तो पानी के अंदर ले जाओ या लिफ्ट के अंदर लेके इसे ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, टाइम पीरियड इसका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। याद होगा तुम्हें, ये केस PSHM में कराया गया होगा, तो एक बार ये भी नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? अब हेडिंग लिखना, तो देखो अब इस पे बेस्ड काइनेमेटिक्स के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम अब बता सकते हो, है ना। तुमसे इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि जैसे दो प्लेट्स है, इधर से मैंने चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रखे कि ये अपर प्लेट को जस्ट टच करता हुआ निकल जाए, समझ रहे हो। तो तुम्हें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, एक्सेलरेशन QE/m लिखोगे और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व कर लोगे, तो एक कंप्लीट काइनेमेटिक्स का सिचुएशन हो जाता है, जिसे डील करने के लिए जैसे हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही हमें यहाँ भी करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हेडिंग लिखते हैं अपन, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हेडिंग लिखो, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं अपने को, तो स्टार मार्क दे के लिखते चलना। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी graphically represented, graphically represented by drawing certain curves, by drawing certain curves known as electric force or electric field lines, known as lines of electric force और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
The electric field in a region can be graphically represented by drawing certain curves known as lines of electric field or electric field lines. अभी पॉइंट्स लिखना है, ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा लिखने के बाद, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is an imaginary line or curve. Electric field line is an imaginary line or curve drawn through a region of space. Drawn through a region of space. Second point फिर से repeat कर रहा हूँ. Electric field lines is an imaginary line or curve drawn through a region of space. Third point, tangent to a line of force, tangent to a line of force gives the direction of resultant electric field. Gives the direction of resultant electric field. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. Tangent to a line of force gives the direction of resultant electric field. Next point, electric field lines always begin. Electric field lines always begin on positive charge and end on negative charge. फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड end on negative charge. Next point, the number of lines leaving a positive charge, the number of lines leaving a positive charge or entering a negative charge, the number of lines leaving a positive charge or entering a negative charge is proportional to the magnitude of charge. Is proportional to the magnitude of charge. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, the number of lines leaving a positive charge
or entering a negative charge is proportional to the magnitude of charge. Next point, two electric field lines can never intersect. Two electric field lines can never intersect. Next point, एक बार फिर पिछले पॉइंट्स को रिपीट कर दे रहा हूँ. Two electric field lines can never intersect. Next point, in uniform electric field, in uniform electric field, the field lines are straight. In uniform electric field, the field lines are straight, parallel, and uniformly spaced. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. In uniform electric field, the field lines are straight, parallel, and uniformly spaced. Next point, electric field lines can never form closed loop. Electric field lines can never form closed loops. Electric field lines can never form closed loops. Next point, electric field lines always flow from electric field lines always flow from high potential to low potential. Electric field lines always flow from high potential to low potential. Electric field lines of force, electric field lines of force, next point, ends or starts normally. Electric field lines of force ends or starts normally from the surface of conductor. From the surface of conductor. चलो अब मैं इसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना.
देखना, सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आसपास में कुछ भी नहीं है, एंड एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, आसपास में कुछ भी नहीं है, ये अकेला चार्ज है, उधर भी सिंगल चार्ज। तो जैसा कि हमें बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो वो ओरिजिनेटिंग कंडीशन यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो हम इसमें एरो कैसे देंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आसपास में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आसपास में यदि कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तो इतने अच्छे तरीके से जो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, फिर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला केस ड्रॉ किया है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, एंड उधर हमने नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है। ड्रॉ करो जल्दी से। नोट कर लियो, डन का मैसेज करना। चलो अब हम पॉजिटिव निगेटिव को कंबाइन करके ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और एक नेगेटिव चार्ज है इस तरफ। क्या करोगे, पॉजिटिव से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कराएंगे और नेगेटिव पे हम टर्मिनेट कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव से ओरिजिनेट कराया, नेगेटिव पे हमने टर्मिनेट कराया। सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं। एंड इधर भी ऐसे पॉजिटिव है तो एरो हम किधर देंगे, बाहर की तरफ, और इधर नेगेटिव तो एरो हम किधर देंगे, अंदर की तरफ। ठीक है, देख सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमने प्रेजेंट किया है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, देख सकते हो। ये कंप्लीट इमेजिनरी लाइंस हैं। आगे बढ़े, चलो अब हम दो पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने देखा कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब हम दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे। देखो, इसमें सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है, एक ऐसे, ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, फील्ड लाइंस, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो पता लगना भी चाहिए कि रिपल्सिव है। और जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान रखें कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट ना हो। ठीक है,
इस तरीके से। और ये जो तुम्हें बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, ये न्यूट्रल पॉइंट का है। यदि मैं एरो देना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दूंगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, इधर भी ओरिजिनेटिंग कंडीशन, और ये बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें ई नेट कितना दिख रहा है, 0 के बराबर। ठीक है, मानो मैं कहता कि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो क्या चेंज होता, सिर्फ एरो इनवर्ट्स हो जाता, बाकी ग्राफ का पैटर्न तो यही रहता ना, समझ रहे हो। यदि मैं कहता कि दोनों नेगेटिव चार्जेस है तो पैटर्न यही रहता, सिर्फ चेंजेस किस में आते हैं, एरो में। एरो फिर इनवर्ट्स डायरेक्शन में हो जाता, जो अभी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ड्रॉ करो। ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म हुआ था, जो तुम पिछले वाले डायग्राम को देख के ये बता रहे हो कि क्लोज लूप, तो क्लोज लूप तुम्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड लाइंस पैटर्न की वजह से, एक सिंगल फील्ड लाइन ने क्लोज लूप नहीं फॉर्म किया है, समझे। इसमें क्या हुआ था कि एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और ये दोनों टच थोड़ी ना कर रहे हैं, जो क्लोज लूप हम कह सकते हैं। चलो ये नोट कर लियो, डन का मैसेज करना, फिर और देखते हैं। देखो, क्लोज लूप का क्या मतलब है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे मानो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ से एक फील्ड लाइंस निकाल के उसको यहीं पे टर्मिनेट करा दिया, तो ये है क्लोज लूप। अब तुम यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस ओरिजिनेट भी कर रही है और टर्मिनेट भी कर रही है इसी सेम सिचुएशन में, जबकि हमें बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा ना। आया समझ गया। तो सिंपल हम क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताया गया था कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक कोई मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम एरो इस तरीके से देंगे, तो हमें ये बताया गया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर लो, वही टैंजेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्रोवाइड करेगा ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं देखूं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ऐसे। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तुम खुद देख सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है इनेट, समझ रहे हो क्या। तो यही हमें बताया गया था फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पे जो हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, यही टैंजेंट हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ये दोनों पॉइंट्स नोट करो।
नोट कर लिए हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब मानो मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा दिया, सपोज। तो हमें बताया गया था कि किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो मैं इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे ई नेट मिलेगा, और सिमिलरली इधर भी मुझे ई नेट मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि टेक्निकली कभी पॉसिबल है नहीं। बात समझ रहे हो? जैसे इस पी पॉइंट पे मैं देखूं तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि हमें जैसा बताया गया टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो एक इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक इधर पॉइंट आउट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझे पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला गया था कि किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली स्टार्ट या एंड होती है। कैसे? देखो कंडक्टर है, मानो मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे, और इस वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ से मैं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूंगा या इस पे जो टर्मिनेट कराऊंगा वो इस पैटर्न में टर्मिनेट होगा। यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। ये एंगल का फॉर्मेशन कैसा होगा, 90 डिग्री। एरो हम इस तरीके से देंगे क्योंकि पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होती है। तो यही बताएगा कि कंडक्टर पे जब भी हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ऑरिजिनेट या टर्मिनेट कराना हो, ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मली टर्मिनेट या स्टार्ट हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दो पॉइंट नोट करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तुमसे ये बोला गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। याद होगा, मतलब जितना ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। जैसे मैं तुम्हें दो चार्ज में कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे मानो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक पैटर्न दिया गया है और ऐसे एरो दिया गया है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है मानो, और एक चार्ज मुझे Q2 इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से। ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है ये हमें बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कहेंगे कि एक दो तीन चार पाँच छह सात। तो इधर हमें 7 इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं कह सकता 7 है ना। Q1 के पास कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात। Q2 के पास हम चेक करें तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, 9 आ रहा है ना, एक बार काउंट करो तो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, 9 आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो कितना होना चाहिए, 7:9। सही है। तो हमें ये आइडिया मिलता है, जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ पे डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मैं क्लियर कट बता सकता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो जिस जहां पे तुम्हें डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिले ना, वहां पे क्लियरली तुम बता सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। नोट करना।
तो अब एक बार तुम्हें मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि हमने अभी तक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। ये तुम जस्ट नेक्स्ट क्लास में जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके अलावा और किसी पॉइंट्स को देखो एक बार, कहीं कोई से पॉइंट में डाउट हो तो पूछो। चलो, शीट के डाउट है, ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले पॉइंट्स में चार्ज नीड टू, नहीं नहीं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, सुनो ना, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, 1/x² का डिफरेंशिएशन कैसे किया था? गुड क्वेश्चन। देखो y इक्वल्स टू 1/x² है, इसे u मान लो, इसे v मान लो, प्रोडक्ट रूल लगा, क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। हाँ, मैं अपने मेथड से बता दे रहा हूँ। तो dy/dx क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे, देखो ध्यान से, माइनस का साइन दोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर x²/dx लिखोगे, और फिर नीचे क्या रखोगे, x² का स्क्वायर करोगे। अब देखो 1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, सॉल्व करो तो इधर से क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, -dx² और अपॉन x की पावर 4। तो मैं भी तो वही करा था, जो नीचे हमें गिवन था उसका स्क्वायर किया था, और इसका डिफरेंशिएशन करके माइनस साइन लगा दिया था। तो ये मैं डायरेक्ट करता हूँ, जो नीचे गिवन है उसका स्क्वायर कर देता हूँ, और इसी का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद माइनस साइन। हाँ, अब होमवर्क में बिगनर बॉक्स 2 एंड 3 कंप्लीट कर लेना। बिगनर बॉक्स 2 एंड 3 कंप्लीट होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। आपने सबसे फर्स्ट ग्राफ में इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चार्ज विद लेस मैग्नीट्यूड, प्लीज एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ओके, मैं सिंपल ये बोला था कि जो हमारा वो ग्राफ का जो लूप था ना इस टाइप का, इसे वर्टेक्स में कहता हूँ मान लो, तो ये सिंपल ये बताया गया था कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ शिफ्ट होगा। यदि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूं, एक बार जल्दी से देखना ध्यान से। तो मैं सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मानो एक का मैग्नीट्यूड है -q और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 64q, सपोज मान लिया है ना। तो इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तुम ड्रॉ करोगे, ग्राफ सिंपल। अब यदि मुझे इधर ड्रॉ करना है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ यानी कि ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। अच्छा, इधर देखो, ये अपनी तरफ धक्का देगा यानी कि इस तरफ निगेटिव है, तो लूप का ना मेन पोर्शन इधर रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, दिख गया। तो ये जो पोर्शन है किसकी तरफ झुका हुआ है, इसकी तरफ झुका हुआ है, ये कहने का मतलब। चलो ये भी ड्रॉ कर लो जल्दी से सभी, ये ड्रॉ कर लो। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिगनर बॉक्स 2 एंड 3 का अपना कंटेंट हो गया, मतलब टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। शीट के क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व कर पाए, समय कम है। एचसीबी हाँ 45 तक कर सकते हो बिल्कुल। एक बार ना जिसको भी शीट के क्वेश्चंस में डाउट है ना, वो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 2 एंड 3 ध्यान रखना, मतलब कोशिश करना कि क्वेश्चंस में कम से कम डाउट आए, ठीक है, तो अपना टाइम सेव होगा, तो कंटेंट अपन ज्यादा पढ़ पाएंगे। थैंक यू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।